अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हर गुजरते घंटे के साथ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज का दिन भी इस हवाले से इंतहाई हंगामा खेज था और ख़बरें हैं कि जी नई शेरवानियाँ सिलवाई जा रही हैं कि अब जो सोहेल अफरीदी को यकीन दहानी करवाई गई थी, उस यकीन दहानी के बाद अब माहौल बदलता नज़र आ रहा है। इसी तनाजुर के अंदर तहरीक इंसाफ ने भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर उसके बाद और भी चंद अहम तरीन खबरें हैं। सईद बलोच साहब, सबसे पहले अपनी वीडियो का आगाज़ यहीं से करते हैं। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन इलेक्शन का बाकायदा तौर पर बायकॉट किया जाएगा। और ज़ाहिर है उन्होंने फिर उसकी रीजनिंग भी दी है कि वजूहात ये हैं कि जब तक हालात जो है वो अपनी एक बेहतरी पर नहीं आते ये आज़ाद कश्मीर के, क्योंकि वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है, वहाँ पर कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, तो तहरीक इंसाफ का इस फैसले के ऊपर जो है वो अब डिस्कशन हो रही है। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जी ये फैसला दुरुस्त नहीं है, वो एक सियासी जमात को सियासत करनी चाहिए और सियासती हिकमत अमली बनानी चाहिए। तो इस पर क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, आपको याद है जब इमरान खान साहब ने 2022 में रिजीम चेंज हुआ तो उसके बाद असम्बलियों से इस्तीफे, उसी रात उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे। और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि आप पार्लियामेंट में रहते तो नैब तरामीम, क्योंकि नैब तरामीम बाद में हुई थी, गालबन जून या जुलाई के महीने में, जुलाई 2022 में। तो इमरान खान साहब ने उन नैब तरामीम को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो उस वक्त जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह इब्तदाई मरकजी अपीलों के वो उस वक्त बेंच का हिस्सा थे। तो उन्होंने इमरान खान साहब को बाकायदा भगौड़ा सियासतदान कहा कि आप पार्लियामेंट से भाग गए थे, अब आप कैसे नैब तरामीम को चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल चैलेंज कर सकता हूँ जी, अवामी मफाद का मामला है और पार्लियामेंट से इस्तीफे देना ये भी जमहूरियत का एक हिस्सा है, जमहूरियत का हुस्न है कि हमें लगा कि हमारी हुकूमत गैर कानूनी तरीके से गिराई गई है तो मैं इसलिए पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहना चाहता और हमने अपने उस हक का इस्तेमाल किया है। तो इमरान खान साहब के ऊपर उस वक्त बड़ी तनकीद हुई कि आपको पार्लियामेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए था, आप पार्लियामेंट में होते तो बड़ी तगड़ी आवाज होते, हुकूमत को इस तरह फ्री हैंड ना मिलता वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी बातें फजूल थी। फजूल इस वजह से थी कि जब आपके पास ब्रूट मेजोरिटी आप हासिल कर लें बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरीके से, कोई आईनी कानूनी, कोई अखलाकी, समाजी, मुआशरती, किसी किस्म का कोई आप दीद लिहाज ना करें और आप कहेंगे कि हमने ये काम करना है तो हमने ये काम करना है और आप वो काम कर गुजरें, भले उसके लिए आइन शिकनी भी आपको करना पड़े, तो फिर इमरान खान का असम्बलियों में होना ना होना एक बराबर है। अब जब उस वक्त ये तनकीद हुई कि जी इमरान खान साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए था, तो फिर जब आम इंतखाबात 2024 हुए तो इमरान खान साहब तमाम तर धांधली के बावजूद इस पार्लियामेंट का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि अब हम पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि पीटीआई के ऊपर मुकदमात बने। दो जो अपोजिशन लीडर थे, कौमी असम्बली का और सेनेट का, वो दोनों अडियाला जेल चौकी का एक एएसआई उनको 6 घंटे तक जो है वो वहां पर मबूस कर लेता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, किसी को पकड़ा नहीं जाता। अब ये ज़हन में रखें कि पार्लियामानी जमहूरियत में वजीर आजम के बाद सबसे अहम और मजबूत ओहदा अपोजिशन लीडर का ओहदा होता है और आपके ऐवान बाला के भी और ऐवान ज़ीरी कौमी असम्बली के भी दो अपोजिशन लीडर वहां पर, शिबली फराज साहब भी और उमर अयूब साहब को 6 घंटे तक वहां एक एएसआई चौकी का उसने वहां इनको गिरफ्तार करके बिठा लिया और किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। पीटीआई के लोगों के, अरकान असम्बली के, बीवी बच्चे, उनकी औरतें, उनके जो है वो अजीज व अकारिब गिरफ्तार हुए, उनको मजबूर किया गया कि आप आकर यहाँ आईनी तरमीम के लिए वोट दें। और उसके बाद पीटीआई के लोगों को पार्लियामेंट के अंदर से कमांडो एक्शन करके गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे के गेट के बाहर से गाड़ी रोक कर गिरफ्तार किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि वो जो पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को लाया गया था और गिरफ्तार किया गया था, तो हमें एक उनमें से एक एमएनए ने बताया जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। उन्होंने कहा कि हमें जब बाहर लाया गया तो हमें कहा गया कि कान पकड़े आप यहाँ। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? जो लोग सिविल कपड़ों में थे उन्होंने कहा कान पकड़े यहाँ पर, एमएनए को कहा। तो उस एमएनए ने उनको जो जवाब दिया वो हम जाहिर है टीवी पर नहीं बोल सकते या हम ऑन दी स्क्रीन वो जवाब नहीं बोल सकते, लेकिन आप अंदाजा करें कि अवामी नुमाइंदे की कितनी हैसियत समझी जाती है कि उन्होंने कहा कि आप कान पकड़े यहाँ पर। और देखें फिर ये सब कुछ जब हो रहा था, जब
बल्कि 3 अपोजिशन लीडरों को, कौमी असम्बली का, सेनेट का, फिर आपकी पंजाब असम्बली का मलिक अहमद साहब थे मियाँ वाली से, इन सबको नाअहल करार दिया गया। पीटीआई के लोगों को अगवा किया गया, उनके हक जो है वो मारे गए, उनको जल्द से जुलूस नहीं करने दिए गए, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुए। ये सब कहाँ पर हुआ? इसी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, इसी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के मतहत हुआ। तो सवाल यह है कि फिर पार्लियामेंट का हिस्सा बनकर इमरान खान साहब ने क्या कमाया, क्या फायदा हुआ? सिर्फ इस वजह से देखिए ना, कितनी जिगरा, कितना हौसला चाहिए कि आप इलेक्शन जीते, आपका मैंडेट चोरी हो जाए, उसके बावजूद आप उन्हीं लोगों के साथ जाकर बैठे पार्लियामेंट के अंदर जिनके साथ आप ये कहें कि ये मेरे घर के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, ये मेरे ऊपर मुकदमात दर्ज करवाने वाले हैं। ये सारा इमरान खान ने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब वो जो बन रहा था, ये सारी तमहीद बांधने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको, अपने नाजरीन को ये बताया जाए कि ये जो अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बाइकआउट की तरफ गई है पीटीआई, ये वो सारे मुहरकात हैं जो पीटीआई को ये सब कुछ करने पर जिन्होंने मजबूर किया। कि क्या ऐसी लूली लंगड़ी असम्बली का हिस्सा बनना हमारे फायदे में है? क्योंकि ये जहन में रखें, पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आज मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब आए ना जब सुप्रीम कोर्ट में, वो जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस के मौका पर उन्होंने खिताब किया। अब वहाँ पर जज बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट्स के जज, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसमें चारों सूबा जो वज़रा आला हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा आपके वज़ीर कानून वहाँ पर मौजूद हैं, दीगर तमाम जो अहम ओहदेदारान हैं हुकूमती, वो सब वहाँ पर मौजूद है। सुहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान का मुकदमा वहाँ पेश किया। उनकी तकरीर खत्म हुई, 5 मिनट तक वहाँ पर तालियां बजती नहीं है। अच्छा। और मरियम नवाज तालियां बजाने वाले में शामिल है। मुझे ये बताएं, एक बड़ा लीगल फोरम जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वहां पर सुहेल अफरीदी अगर जाकर इमरान खान के हक में आवाज उठाता है तो वहां पर मौजूद लोग, आम शहरी, सिविल सोसाइटी के लोग, आपके ला अफसरान, आपके वज़राए आला सुहेल अफरीदी की उस बात के ऊपर 5 मिनट तक तालियां बजाते रहते हैं। ये है इमरान खान की मकबूलियत, अवाम के अंदर उसकी पज़ीराई। तो सवाल ये है कि जिस बंदे की इतनी पज़ीराई हो कि वो एक बड़े लीगल किस्म का, एक आउट ऑफ द क्वेश्चन किस्म का, वो जो सियासत से बिल्कुल हट के एक फोरम है, वहां पर उसके लिए इतनी अगर तालियां बजाई जाती हैं तो अवाम के अंदर उसकी कितनी मकबूलियत है, ये हमें कोई जमा तफरीक करने की जरूरत ही नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा कि लाहौर के अंदर जब हमाद अजहर साहब का के वालिद फौत हुए तो वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो पीटीआई ने बायकॉट कर दिया, क्योंकि हमाद अजहर साहब ने तो हिस्सा नहीं लिया। उनका मुलाजिम था या कोई, उनके कोई घर का कोई और लड़का था, उसने उनको कहा गया जी कि ये एक नुमाइशी किस्म की जो है ना वो शिरकत इसमें कर लेगा। जब वो लड़का लड़ रहा था तो टोटल आपका 5.6% आपका टर्न आउट था। ये हमारे लाहौर से सहाफ़ी दोस्त है मोहम्मद उमैर साहब, उन्होंने बाकायदा ये चीज रिपोर्ट की कि भाई 5.6% टर्न आउट है। बाद में इलेक्शन कमीशन ने उसको जेल साजी से बढ़ाकर 18% के, पता नहीं 24% वो उसको लेके गए। पीटीआई के बाइकआउट का ये मतलब है कि 94.4% जो है ना आपकी आवाम, वो अवाम उस इलेक्शन से ला ताल्लुक होती है। तकरीबन 95% अवाम उस इलेक्शन से ला ताल्लुक है। तो जिस बंदे के साथ 95% अवाम खड़ी हो, क्या उसको इन असम्बलियों की जरूरत है या इन असम्बलियों को उस बंदे की जरूरत है जो इन असम्बलियों को लेजिटिमेसी फराहम करें और इनकी आईनी या कानूनी हैसियत को वो उसकी तौसीक करवाएं? तो इमरान खान को या पीटीआई को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मजबूरी है इन लोगों की जो पार्लियामेंट में जिस बैठे हैं, जो इस रजीम के करता धरता हैं, ये इस रजीम पर काबिज हैं, ये इस मुल्क के ऊपर, इक़्तिदार के ऊपर काबिज हैं। इनको जरूरत है कि इमरान खान इनके ऊपर मोहर लगा के इनकी तौसीक करे। अभी चंद दिन पहले मतीउल्ला जान साहब ने ना अस्मा चौधरी साहिबा के विलाग में एक बात की, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करके सिर्फ इस निज़ाम के ऊपर मोहर लगवाना चाहती है, ठप्पा लगवाना चाहती है कि इस निज़ाम को इमरान खान से कबूलियत मिल जाए। ये वो लोग हैं जो कहते थे इमरान खान के बारे के इमरान खान के पास मकबूलियत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक इमरान खान को कबूलियत नहीं मिलेगी इमरान खान इक़्तिदार में वापस नहीं आ सकता। आज वही लोग, कुदरत का करना देखे ना, कि आज वही लोग इमरान खान के सामने जो है वो माथा टेक के पड़े हुए हैं कि खान साहब खुदा का वास्ते हमें कुछ लेजिटिमेसी दे दें। अब अगर इमरान खान इस इलेक्शन का बायकॉट कर देता है, जैसे कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया पीटीआई ने, तो पीछे इस इलेक्शन की कोई वक़्त नहीं है। ये आप देखेंगे पीटीआई ने गालबन जब ये कादर मंदोखेल साहब बने थे ना पीडीएम में, ये फैसल वापडा साहब का मेरे ख्याल में 2022 का शायद ये बनता है, जब उन्होंने रिजाइन किया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, जो कराची की उनकी नशिस्त थी,
तो बाद में कादिर मंदोखेल साहब बने तो उस वक्त भी पीटीआई ने बायकॉट किया था। उस वक्त कराची जैसे शहर में आपका टोटल टर्नआउट सिर्फ 14% था। आप अंदाजा करें कि पीटीआई जहां पर बायकॉट करती है वहां पर वो क्या कहते हैं कि बंद मतलब बंद। हाँ। ये वाली सिचुएशन हो जाती है, तो ये खत्म हो जाता है, वहां के लोग इंटरेस्ट नहीं लेते ना। इंटरेस्ट अब असल मसला इंटरेस्ट लेने जी जी। अब आप देखें कि पीटीआई के जो जज्बात हैं और अवामी एक्शन कमेटी के दोनों के मुतालबात तकरीबन एक जैसे हैं। और इस वक्त चूंकि रियासत का जो एक डसा हुआ बंदा होता है ना, जब उसको अपने जैसा कोई और मजलूम दिखाई देता है तो उनके जज्बात, उनके दिल वैसे ही आपस में मिल जाते हैं। तो इस वक्त पीटीआई की सिचुएशन और जो अवामी एक्शन कमेटी है, दोनों के दिल आपस में मिल गए हैं। अब वो हो सकता है कि अब अमूमी हालात में उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो पीटीआई के हामी ना हो। हाँ। लेकिन चूंकि हालात के मारे हुए हैं, एक बंदे से मारे हुए हैं, तो इसलिए उन दोनों के जज्बात जो है वो आपस में मिल गए। तो वहाँ अब पीटीआई का बायकॉट करना मेरे ख्याल में पूरे इलेक्शन की वैल्यू सिफर हो गई है। वो हमने देखा पीटीआई को ये भी पता है कि भाई हमसे पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी हुआ, हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, सुप्रीम कोर्ट इनके साथ मिल गई, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिल गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, हमारे कागजात नामजदगी छीने गए, हमारे तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया तकरीबन कोई 70-72 साल उनकी उम्र है, सुबैरा इलाही साहिबा, वो कागजात नामजदगी वसूल करके बाहर आ रही थी। अभी उन्होंने बाद में जमा करवाने थे तो एक बंदा वहाँ से उनके हाथ से छीन कर भागा, और जैसे उसने छीने वो बुजुर्ग खातून अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे गिर जाती तो उसकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती तो उस बेचारी ने तो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो जाना था। तो ये सलूक आपने किया हुआ है। तो जहाँ इस सब के, और यही फिर आप देखें कि जो एक पैटर्न है वो फॉलो किया गया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। वहाँ पर भी बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। जिस जमात के साथ पीटीआई ने इत्तेहाद किया उसका भी इंतखाबी निशान छीन लिया। यहाँ आप देख लें, जिस जमात के साथ पीटीआई इत्तेहाद करती थी उसको कलअदम करार दे दिया जाता था। ये पीटीआई नजरियाती वाले थे, कोई अख्तर बुलंद साहब के पता नहीं क्या नाम था उनका, उनको देखे मोटरवे से जा रहे थे, वहां से रास्ते से अगवा किया, रास्ते में मारपीट करते लाहौर ले गए, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और कहा जी कि हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सुहेल ये जो आपके गौहर खान साहब हैं, इन्होंने एक और सियासी जमात के साथ इत्तेहाद किया, उनके टिकट इनके घर में पड़े हुए थे। और आपको याद होगा कि जिस रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस की समाअत हो रही थी, एन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान गौहर खान के घर पर हमला हुआ और तोड़ फोड़ की गई, उनके बच्चे को थप्पड़ मारे गए, उनकी अहलिया को हरासा किया गया, और जो बंडल वो पड़े थे टिकटों वाले, जरा बताते हैं कि वो सारे उठाकर वो लोग ले गए थे। अच्छा, तो जब ये सारी चीजें हो तो फिर पीछे रह कुछ नहीं जाता कि आप उस इलेक्शन में जाएं। ये सारी जो चीजें थी, इन समझाने का मकसद भी यही था कि बताया जाए कि अगर तहरीक इंसाफ ने जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट किया है तो उसके पीछे माजी के अंदर बहुत सारी ऐसे लम्हात से तहरीक इंसाफ गुजर के आई है कि जो समझती है कि अगर हम इसके अंदर हिस्सा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा। क्योंकि मुनीर फारूक साहब पहले कह चुके हैं कि ना तो तहरीक इंसाफ को कोई आज़ाद कश्मीर से कुछ मिलेगा और ना गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान का वो आपके सामने आ चुका है। सईद बलोच साहब, हमने देखा कि खबरें चली कि बैरिस्टर सैफ साहब जो है उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात मुतवक्की है। मंगल गुजर गया, मुलाकात नहीं हुई। अब मुलाकात नहीं हुई और फिर शफी जान रात को ये बयान देते हैं कि अगर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो जाती है तो हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है, या वो कहते हैं कि अगर वो कोई पैगाम लेकर आएंगे भी सही तो उस पर अमल दरामद भी होगा। ये सारी कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए, आपको याद होगा, शायद हम पिछली कुछ वीडियोस के अंदर ये बात कर चुके हैं कि सुहेल अफरीदी के हवाले से जो खबर चलवाई गई कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होगी, मुझे उसी वक्त ये चीज़ खटकी थी और मैंने अपनी वीडियो में इसके ऊपर बात भी की थी कि यार देखें, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात का कैसे तयन कर लिया गया है कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होगी और सुहेल अफरीदी की किस्मत का फैसला हो जाएगा। इमरान खान के साथ पिछले कम से कम, अब ये आप देखें कि 8 जुलाई को 3 महीने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 8 अप्रैल को आखिरी मुलाकात हुई थी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की। अब उस मुलाकात में तो कहीं पर इमरान खान साहब के तर्ज अमल से या उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा था कि वो सुहेल अफरीदी के ऊपर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद करें और कहते हैं कि जी आप मेरी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जहां आपको सिर्फ 8 महीने अभी हुए हों, आप वज़ीर आला बने हों और आपके बारे में ये कहा जाए जी कि आप तो अब मजीद वज़ीर आला ना रहे, आपको हटाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में ये कोई चीज़ कोई मंतक बनती नहीं है, कोई ये लॉजिक नहीं बनती। लेकिन वो खबर चलवाई गई। खबर के आखिर में जो नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी वो क्या था, वो ये था कि जनाब सुहेल अफरीदी की किस्मत का फैसला होगा अगर ये मुलाकात हो जाती है। मुझे ये बताएं कि 4 महीने से तो 5 महीने से, बल्कि 5-6 महीने से तो आपकी इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं हुई। सलमान सफदर की मुलाकात हुई, उसमें भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं था।
तो फिर ये खबर क्यों चलवाई गई कि सुहेल अफरीदी की किस्मत का फैसला इस मुलाकात में होगा? अच्छा, ये भी है ना सईद बलोच साहब के, हमने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की मुलाकात गुज़िश्ता दिन हुई। अब जाहिर है अगर मैसेजिंग हुई, मिसाल के तौर पे पहले इतलात ये आई कि बुशरा बीबी साहिबा की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद इमरान खान की बुशरा बीबी साहिबा के साथ मुलाकात हुई है उसी दिन। अब अगर कोई ऐसा मैसेज देना होता, मैसेज पहुँचाना होता, तो जब बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की मुलाकात हो चुकी थी तो इमरान खान और बुशरा बीबी के जरिए पैगाम तो आ जाता। देखें, यही बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी पैगाम जो बैरिस्टर सैफ साहब के ज़रिए बाहर आना था, वो अब इमरान खान के ज़रिए बुशरा बीबी और बुशरा बीबी से उनकी फैमिली के ज़रिए होता हुआ बाहर आ चुका होगा। तो फिर इस मौके पर तो अगर हम ये कहें कि बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात एक तरह से गैर मुतलका और गैर ज़रूरी हो चुकी है, तो ये भी गलत नहीं है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और उनकी काबीना के जो दोस्त हैं या उनके लोग हैं जो उनके करीबी हल्के में हैं, जैसे शफी जान साहब हैं, मीना खान अफरीदी हैं, शाहिद खटक साहब, जैसे कि ये बड़े सारे ISF से आए हुए, सामने आए हुए लोग हैं, तो इनका एक अपना भी एक ग्रुप है, दोस्त हैं सारे। मुझे ये लगता है कि अगर इनको कोई ऐसा खदशा था भी सही, तो शायद वो खदशा इनका क्लियर हो गया। अच्छा, इसीलिए शफी जान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक TV प्रोग्राम में भी ये बात की कि अगर बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि ये मुलाकात हो। और फिर ये सवाल भी उठता है जी कि अगर बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात होती है और उसके ज़रिए जो पैगाम बाहर आता है, तो फिर क्या उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा? यहाँ एक खदशा ये मौजूद है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, तो अगर वो कोई ऐसा पैगाम लेकर आए और बाद में इमरान खान की मुलाकातों पर फिर पाबंदी लग जाए, तो फिर उस पैगाम की तस्दीक कैसे होगी? तो इसलिए अगर ऐसा कोई मशकूक पैगाम आया भी सही, तो मेरे ख्याल में वो पैगाम अपनी हैसियत खुद इस वजह से मशकूक कर देगा कि भाई अब ये इस तरह का बयान क्या इमरान खान ने दिया है, अगर दिया है तो उसकी तस्दीक कैसे हो, उसको वेरीफाई कैसे किया जाए। इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, अब वो मुलाकात अब पता नहीं दोबारा कब करवाई जाती है, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। और या बुशरा बीबी की मुलाकात हो, उनसे पूछा जाए, फिर वो इमरान खान से पूछें, फिर उसके बाद अगली मुलाकात में कहीं दोबारा जाकर इस चीज़ की तस्दीक हो, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर सुहेल अफरीदी साहब को हटाने की कोशिश कर भी दी जाती है, कोई ऐसा बयान बैरिस्टर सैफ साहब बाहर आकर दे भी देते हैं, तो उस बयान को वेरीफाई करने में भी मेरे ख्याल में मजीद शायद महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं, अगर मुलाकातें तवील कर दी जाती हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती। मोबाइल की बैटरी भी कम है, वीडियो एंड करते हैं। मेरे ख्याल में अगर ऐसा कोई फैसला इमरान खान करते कि उन्होंने सुहेल अफरीदी को हटाना है, या कोई थोड़ा बहुत इस्टेब्लिशमेंट की माइंड में होता कि इमरान खान ऐसा फैसला करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुलाकात अरेंज कर लेती। सुहेल अफरीदी। देखिए, दूसरी बात ये है कि अभी तो देखे ना, सुहेल अफरीदी साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ भी बहुत अच्छा जो है वो सुनने में आ रहा है कि ताउन कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से भी खबरें हैं कि उनकी भी कुछ पसे पर्दा मुलाकातें हुई हैं। जब उनको शिफा इंटरनेशनल आई हॉस्पिटल लाने की बात की गई, तो उसमें तो ये भी कहा गया कि शायद महमूद चकजई साहब की उनके साथ कोई मुलाकात करवाई गई है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान यहाँ अचानक 8 महीने के बाद सुहेल अफरीदी को कहेंगे यार आप नाकाम है, आप भी साइड पे हो जाए। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी को भी उतना टाइम जरूर मिलना चाहिए जितना अली अमीन गंडापुर को मिला था। उसके बाद फिर आप उनकी किस्मत का कोई फैसला कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सईद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी जो कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो है वो उभर कर आई हैं। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।